हेलो गाइस, तो स्वागत है आप लोगों का हार्डनिंग गोड की एक और नई वीडियो के अंदर। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, गांव के मुखिया अपने मास्टर सोल बॉडी का इस्तेमाल करते हुए चिन्मू को वहां पे वर्ड ऑफ डेथ से भगा चुके थे। लेकिन जैसे चिन्मू वहां से वापस जाने के लिए मुड़ता है तो चिन्मू वहां पे एक फोक के अंदर फंस चुका था, जहाँ पे उसका मुकाबला 8 एलाइट डिमंस के साथ होता है, जिनका चिन्मू वहाँ पे एक एक करके मुकाबला करते हुए उन सभी को खत्म करता जा रहा था। लेकिन वो डिमंस थे कि वहाँ पे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, इसलिए चिन्मू वहाँ पे छुपते छुपाते हुए आगे बढ़ने का डिसाइड करता है। जिसके बाद यहीं से हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जैसे चिन्मू वहाँ पे फॉग में थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे वहाँ पे स्पाइडर थ्रेड दिखाई देता है, जो कि वहाँ पे अपने शिकार को ढूंढने के लिए अपने स्पाइडर थ्रेड का इस्तेमाल कर रहा था। जो देखकर चिन्मू वहाँ पे अपने मन में कहता है क्यों ना इसके अटैक करने से पहले मैं इसके ऊपर अटैक करते हुए इसे खत्म कर दूं। और ये कहकर जैसे चिन्मू वहाँ पे स्पाइडर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो वो स्पाइडर गर्ल वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ चिन्मू के अटैक को डॉज करते हुए उल्टा वहाँ पे उसके ऊपर ही अटैक चल चुकी थी, जिससे चिन्मू अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही मुश्किल से खुद को बचाता है। पर अब क्योंकि वो स्पाइडर गर्ल वहाँ पे चिन्मू के सामने आ चुकी थी तो चिन्मू भी वहाँ पे अपने बुचर्स नाइफ को बाहर निकाल कर उनके अंदर अपने फायर एलिमेंट की पावर को मर्ज करने लगा था। और बेचारी वो स्पाइडर गर्ल वहाँ पे कुछ सोए समय पाती, उससे पहले ही चिन्मू वहाँ पे उसके हाथ पांव काटते हुए उसे बीचों बीच काट चुका था। लेकिन जैसे चिन्मू वहाँ पे उसका खेल खत्म करके आगे बढ़ता है तो चिन्मू को वहाँ पे उन सभी डिमंस की शैडो दिखाई देती है, जिन्हें अभी थोड़ी देर पहले उसने खत्म किया था। ये देखकर चिन्मू अपनी स्वॉर्ड को वहाँ पे फॉग के अंदर फेंक देता है, लेकिन उसकी स्वॉर्ड घूमते हुए वापस उसके पास आ जाती है। जो देखकर चिन्मू अपने मन में कहता है कि कुछ तो गड़बड़ है। और ये कहकर जब चिन्मू दोबारा वहाँ पे फॉग में आगे बढ़ता है तो उसे वहाँ पे एक बार फिर से वही सारे डिमंस दिखाई देने लगे थे, जिन्हें अभी थोड़ी देर पहले वो खत्म करते हुए आगे बढ़ा था। अभी चिन्मू वहाँ पे ये सब समझने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी अचानक से उसकी नजर वहाँ पे मून शिप के ऊपर पड़ती है, जो कि चिन्मू को वहाँ पे हिलती हुई दिखाई देती है। और अचानक से ही वहाँ पे उस मून शिप के अंदर से काफी तेज फोर्स एनर्जी रिलीज होती है, जिसने न सिर्फ उन सभी डिमंस को वहाँ पे दोबारा जिंदा कर दिया था, बल्कि उसी के साथ साथ उस फोर्स एनर्जी की वजह से वो फॉग भी वहाँ पे खत्म हो चुका था। जिसके बाद जब चिन्मू वहाँ पे अपने सामने की तरफ देखता है तो वो सारे डिमंस उसे वहाँ पे चारों तरफ से घेर चुके थे। जो देखकर चिन्मू वहाँ पे एक भी पल जाया किए बगैर वहाँ से दौड़ लगा देता है, और जो कोई भी डिमन उसके रास्ते में आ रहा था चिन्मू उसके ऊपर हमला करके वहाँ पे काफी तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था। और चिन्मू वहाँ पे ज्यादा देर तक उनसे बचते हुए भाग नहीं पाता, क्योंकि वो थंडर डिमन है पीछे से चिन्मू के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे नीचे गिरा देता है। और इस मौके का फायदा उठाकर वो बूढ़े भी वहाँ पे चिन्मू के ऊपर हमला कर चुकी थी, जिसके चलते चिन्मू वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गया था। लेकिन जैसे वो स्नेक डिमन पीछे से चिन्मू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो अचानक से चिन्मू की बॉडी के ऊपर मौजूद टैटूज वहाँ पे एक्टिवेट हो जाते हैं, जिनके अंदर से एक बहुत बड़ा जायंट गोड निकल कर बाहर आता है, जो कि बाहर आते साथ ही उस स्नेक डिमन को तो वहीं पे कुचल देता है। और ऊपर से उसके साथ 2 ड्रैगन्स भी थे, जो कि वहाँ पे मिलकर उन सभी डिमंस का खात्मा करने लगे थे। और इस मौके का फायदा उठाकर चिन्मू वहाँ पे उस डिवाइन गोड के पास ही रहते हुए खुद को जितना ज्यादा हो सके रिकवर करने की कोशिश करने लगा था। और तभी अचानक से वो डिवाइन जायंट गोड वहाँ पे अपनी डिवाइन एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपने दोनों हाथों को वहाँ पे आपस में मिला देता है। और ऐसा होते वहाँ पे इतनी ज्यादा पावरफुल डिवाइन एनर्जी रिलीज होती है कि उसकी वजह से सभी डिमंस वहाँ पे खत्म हो चुके थे। जहाँ उस जायंट गोड की ऐसी कमाल की पावर को देखकर चिन्मू अपने मन ही मन में अपने ग्रैंडपा डेफ का शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगा था, ग्रैंडपा आप बहुत ही ज्यादा कमाल के हो। और ये कहते हुए जैसे चिन्मू वहाँ पे अपने सामने की तरफ देखता है तो उसे सामने की तरफ दोबारा से वही गाँव दिखाई देने लगा था, जिसको पार करते हुए वो वर्ड ऑफ डेथ के अंदर पहुंचा था। पर चिन्मू को वहाँ पे इतना तो समझ आ चुका था कि वहाँ पे कुछ न कुछ गड़बड़ है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तक उसे ये गाँव कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था, जो कि अब वहाँ पे उसकी आंखों के सामने था। इसलिए चिन्मू उस गाँव को उड़कर पार करने का डिसाइड करता है। लेकिन जैसे चिन्मू ऊपर हवा में आता है तो कोई बहुत ही ज्यादा तेज एनर्जी उसे वापस नीचे जमीन पे लाकर पटक देती है, जिसके चलते गांव के मुखिया का वो बाल भी चिन्मू के हाथों से निकल गया था। यानी क्या वो वहाँ पे अपने गांव के मुखिया के साथ कांटेक्ट भी नहीं कर सकता था। और ये सब किया था वहाँ पे बैठे हुए एक कोट मैन ने, जो कि वहाँ पे बैठे हुए आराम से सिंघार पी रहा था। वो चिन्मू को वहाँ पे इस तरह से परेशान होते हुए देखकर वहाँ पे मुस्कुराकर उससे सवाल करते हुए पूछता है, बच्चे तुम इतने ज्यादा परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो, क्या तुम लोगों को केयर फ्री विलेज मिल गया? लेकिन चिन्मू वहाँ पे उसकी बात का कोई भी जवाब दिए बगैर अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन वो चिन्मू के अटैक को ऐसे रोक लेता है कि जैसे वो उसके लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। जो देखकर अभी चिन्मू वहाँ पे हैरान हो ही रहा था कि तभी उसकी नजर वहाँ पे आसपास के लोगों के ऊपर पड़ती है, जो कि सभी धीरे धीरे वहाँ पे 8 एलाइट डिमंस में ट्रांसफॉर्म होने लगे थे, जो कि बेचारे चिन्मू के लिए और बहुत ज्यादा बड़ा झटका था। पर उसी के साथ साथ अब चिन्मू को वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा भी आ चुका था। वो गुस्से से अपनी सोल को बंद करते हुए कहता है कि अब बस बहुत हो गया। और चिन्मू कैसा कहते ही हम देखते हैं कि उसकी पूरी बॉडी से वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल फ्लेम ऑरा निकलने लगा था, जिसे पहले हर बार चिन्मू कंट्रोल कर लिया करता था। लेकिन आज चिन्मू उस फ्लेम ऑरा को और ज्यादा बढ़ावा दे रहा था, जिसके चलते उसकी फ्लेम एनर्जी लगातार वहाँ पे बढ़ती चली जा रही थी। और तभी देखते ही देखते चिन्मू वहाँ पे अपने मुंह से आग निकालते हुए उन सभी को मौत के घाट उतारने लगा था। इतनी देर तक वहाँ पे डिमन से लड़ते हुए चिन्मू को एक बात तो समझ आ चुकी थी कि ये सारे डिमंस उजाले से डरते हैं, इसलिए चिन्मू अपनी फ्लेम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे चारों तरफ रोशनी ही रोशनी फैला चुका था। लेकिन चिन्मू वहाँ पे भी
भी नहीं रुकता। वो वहाँ पे अपने सोड इंटेंट को एक्टिवेट करते हुए कहता है, मेरे सोड इंटेंट का सिर्फ एक ही मकसद है, इवल्स का खात्मा। और ये कहकर चिन्मू अपने सोड इंटेंट का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे उन सभी डीमंस को चुन चुन के मारने लगा था। ऊपर से चिन्मू वहाँ पर अपनी फायर स्पिरिट का इस्तेमाल करते हुए उस एक सन में कन्वर्ट कर चुका था, जो कि उन सभी डीमंस को खत्म करने के लिए काफी था। चिन्मू की पास लगातार वहाँ पे बढ़ती ही चली जा रही थी, जिस पर में चिन्मू खुद भी वहाँ पे कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो इतना जल्दी इतना ज्यादा पावरफुल कैसे होता जा रहा है। हालांकि चिन्मू अपनी फायर स्पिरिट का इस्तेमाल करते हुए उन सभी डीमंस को वहाँ पे मारता तो जा रहा था, लेकिन अपनी फायर स्पिरिट के चलते ना से वो खुद वहाँ पे घायल होता जा रहा था, बल्कि उसी के साथ साथ उसकी अपनी सोल एनर्जी भी काफी तेजी से कम होती चली जा रही थी। पर उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि चिन्मू वहाँ पे इस बात की परवाह ना करते हुए उन सभी डीमंस का खात्मा करता जा रहा था। वो सभी डीमंस मरने के बाद दोबारा जिंदा हो जाते तो चिन्मू अपनी फायर स्पिरिट का इस्तेमाल करते हुए उन सभी को दोबारा वहाँ पे जान से मार देता। लेकिन अजीब बात ये थी कि वो ओल्ड मैन अभी तक भी वहाँ पे चिन्मू का मुकाबला करने के लिए सामने नहीं आया था। खैर इसी तरह से जब चिन्मू की सोल एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो जाती है और वो अपनी टांगों पे खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, तब जाकर वो ओल्ड मैन वहाँ पे चिन्मू के सामने आते हुए उसे कहता है, तो फाइनली तुम्हारी सोल एनर्जी खत्म हो ही गई, अब तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम चुपचाप अपनी मौत को गले लगा लो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हारे जेड पेंडेंट को हमेशा संभाल के रखूंगा। तुम्हें शायद एक बात नहीं पता, तुम्हारा ये जेड पेंडेंट ही केयरफ्री विलेज में जाने की चाबी है। एक बार ये मेरे पास आके आ दो, मैं केयरफ्री विलेज को भी ढूंढ लूंगा और वहाँ पे जाकर सभी को खत्म कर दूंगा। अब उस ओल्ड मैन का इतना कहना था कि चिन्मू को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो अपने बुचर नाइफ का इस्तेमाल करते हुए उस ओल्ड मैन को भी वहाँ पे जान से मार चुका था। लेकिन वो बुढ़ा दोबारा वहाँ पे अपनी जगह पे खड़ा होते हुए चिन्मू से कहता है, तो जैसा कि मैंने सोचा था कि वाकई तुम्हें खुद से ज्यादा केयरफ्री गांव के लोगों की चिंता है। उस बुढ़ाऊ की ये बात सुनकर चिन्मू दोबारा वहाँ पे गुस्सा होते हुए बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए उसके ऊपर हमला करने लगा था। और आपको तो पता ही है कि चिन्मू भागते हुए अपनी एनर्जी को रिकवर कर सकता है, तो चिन्मू वहाँ पे उस बुढ़ाऊ के ऊपर अटैक करने के साथ साथ खुद को रिकवर भी करता जा रहा था, जो कि वो बुढ़ाऊ भी बहुत जल्द भांप लेता है। हालांकि चिन्मू काफी तेजी से वहाँ पे उसके ऊपर हमले कर रहा था, लेकिन उस बुढ़ाऊ की स्पीड भी इतनी ज्यादा तेज थी कि चिन्मू को अभी तक कोई एक सिंगल अटैक भी उसे छू नहीं पाया था। और काफी हद तक वो बुढ़ाऊ वहाँ पे चिन्मू के ऊपर भारी पड़ रहा था। और इसी बीच वो बुढ़ाऊ वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ चिन्मू के ऊपर एक सोल अटैक करते हुए उसकी सोल को डिवोर करने की कोशिश करने लगा था। हालांकि चिन्मू वहाँ पे रेसिस्ट करने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करता है, लेकिन कुछ स्केलेटन्स वहाँ पे आके बढ़कर फोर्सफुली उसकी सोल को वहाँ पे उसकी बॉडी से बाहर निकालने लगे थे, जो देखकर चिन्मू को वहाँ पे अपनी ग्रैंड माशिया के दी ग्रेट डीमन स्क्रिप्चर के बारे में याद आता है, जिसको एक्टिवेट करके वो अपने थ्रेड्स का इस्तेमाल करते हुए ना सिर्फ उस बुढ़ाऊ के ऊपर अटैक कर देता है, बल्कि उसी के साथ साथ वो वहाँ पे उनका इस्तेमाल करते हुए अपनी सोल को भी अपनी बॉडी के साथ बांध चुका था, जिसके चलते उसकी सोल खुद ब खुद ही उड़ते हुए वापस से उसकी बॉडी के अंदर आ जाती है। अब चिन्मू वहाँ पे उस मेथड का इस्तेमाल करते हुए अपनी सोल को अपनी बॉडी के अंदर लॉक तो कर चुका था, पर उसके चलते उसकी सोल इंजरीज भी अब उसकी बॉडी के ऊपर आ चुकी थी, जो कि चिन्मू के लिए एक और बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। जो देखकर वो बुढ़ाऊ वहाँ पे मुस्कुराते हुए चिन्मू से कहता है, ऐसा करके तुमने अपने लिए और भी ज्यादा परेशानी खड़ी कर दी। लेकिन तभी चिन्मू वहाँ पे दी ग्रेट डीमन स्क्रिप्चर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए व्हाइट टाइगर को वहाँ पे समन करने लगा था। अब उस व्हाइट टाइगर को देख कर जैसे ही वो ओल्ड मैन दोबारा अपने स्केलेटन्स का इस्तेमाल करते हुए चिन्मू के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, तो वो व्हाइट टाइगर वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ एक जोरदार दहाड़ मारते हुए अपने पंजों के नीचे उन सभी स्केलेटन्स को कुचल देता है। जो देखकर तो वो बुढ़ा वहाँ पे घबराते हुए भागने की कोशिश करने लगा था। जो देखकर जैसे चिन्मू उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, तो वो वहाँ पे अपने स्केलेटन हैंड का इस्तेमाल करते हुए चिन्मू के ऊपर दोबारा वहाँ पे एक बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक चल चुका था। लेकिन अब क्योंकि चिन्मू वहाँ पे दी ग्रेट डीमन स्क्रिप्चर टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था, तो इसलिए उस बुढ़ाऊ के किसी भी अटैक का वहाँ पे चिन्मू के ऊपर ज्यादा असर नहीं हो पा रहा था। और अब के बाद चिन्मू वहाँ पे अपने सिल्क थ्रेड्स का इस्तेमाल करते हुए उस बुढ़ाऊ के साथ फाइट करने लगा था, जहाँ पहले तो वो बुढ़ाऊ चिन्मू को दोबारा हल्के में लेते हुए उसके साथ फाइट बैक करते हुए उसके ऊपर भारी पड़ रहा था। पर ये चिन्मू की चाल थी। चिन्मू लगातार वहाँ पे अपने सिल्क थ्रेड्स का इस्तेमाल करते हुए उसके लिए जाल बिछाता जा रहा था, और सही मौके का फायदा उठाकर वो अपने सिल्क थ्रेड्स को स्पाइडर जाल की तरह इस्तेमाल करते हुए उस बुढ़ाऊ को वहाँ पे उसके अंदर ट्रैप कर देता है, जिसके बाद काफी अच्छे से वहाँ पे उस बुढ़ाऊ की धुलाई करने लगा था। और इसी तरह चिन्मू उसे वहाँ पे मारते मारते वर्ल्ड ऑफ डेथ के बॉर्डर से लेकर बाहर आ चुका था, जहाँ से बाहर निकलने के बाद चिन्मू दोबारा अपने ह्यूमन फॉर्म में आ चुका था, तो वहीं वो बुढ़ाऊ दोबारा अपनी डिमोनिक फॉर्म में आ गया था, यानी कि दोबारा से डेड मैन में बदल गया था। जो देखकर वो बुढ़ाऊ वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ चिन्मू को चकमा देते हुए दोबारा से वर्ल्ड ऑफ डेथ के अंदर चला गया था। जो देखा चिन्मू भी वहाँ पे उसका पीछा नहीं करता, क्योंकि वहाँ जाना अपनी मौत को दावत देने के बराबर था। पर साथ ही साथ अब चिन्मू को वहाँ पे अपने गाँव के मुखिया की भी चिंता हो रही थी, जबकि वहीं दूसरी तरफ हम गाँव के मुखिया को देखते हैं, जो कि अगर चाहते तो बहुत ही आसानी के साथ उस डीमन को चकमा देते हुए वहाँ से भाग सकते थे। लेकिन उन्हें पता था कि ये डीमन दोबारा चिन्मू के पास जाते हुए उसे चोट पहुंचा सकता है, इसलिए वो वहाँ पे उस खतरनाक डीमन को वहीं पे रोकने का डिसाइड करते हैं। वो अपने हजारों मल्टीपल स्पिरिचुअल सोर्स का इस्तेमाल करके उस डीमन को वहीं पे ट्रैप करते हुए कहते हैं, अब अगर अपनी सलामती चाहती हो तो चुपचाप बताओ मुझे, वो लड़की जिसका तुमने चिन्मू को बेखाने के लिए रूप लिया था, उसके बारे में तुम क्या जानते हो? जिसपे वो डीमन वहाँ पे मुस्कुराते हुए गाँव के मुखिया से कहता है, बुढ़ाऊ
तुम्हें क्या लगता है तुम लोग जिस बच्चे को पाल रहे हो वो तुम्हारे जैसा एक इंसान है, बल्कि वो हमसे भी ज्यादा एक भयानक डीमन है। अब उस डीमन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि गांव के मुखिया को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो अपनी जायंट सूट का इस्तेमाल करके उस डीमन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक चलते हुए उसे दोबारा से वहाँ पे उस पोर्टल के अंदर भेज चुके थे। खैर उस डीमन को ठिकाने लगाने के बाद गाँव के मुखिया अपने आगे के रास्ते को देखते हैं, जहाँ पे उन्हें दो बड़ी बड़ी आंखें दिखाई देती है, जो देखकर गाँव के मुखिया भी वहाँ पे चौंकते हुए कहते हैं ये तो फेंगडूरी आलम है, यानी कि होली डेड लैंड है, जहाँ पे सिर्फ मरे हुए लोग ही जा सकते हैं। पर इन सारी बातों को इग्नोर करते हुए जैसे ही गाँव के मुखिया वहाँ पे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो एक आउलमैन वहाँ पे आकर उनका रास्ता रोकते हुए उनसे कहता है ये होली डेड लैंड है, जिसके अंदर सिर्फ मरे हुए लोग ही जा सकते हैं। उस आउलमैन का नाम था काई, जो कि फेंगडूरी आलम के किंग के लिए काम करता था और उसे जो कोई भी देख लेता, चाहे वो जिंदा हो या फिर मर चुका हो, वो उसे अपने साथ लेकर फेंगडूरी आलम के अंदर जाता। इसलिए वो वहाँ पे गाँव के मुखिया से कहता है अब अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। और जब गाँव के मुखिया उससे वहाँ पे उस कीमत के बारे में पूछते हैं तो वो काई उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है कि तुम्हें एक वादा करना होगा कि तुम मरने के बाद हमारे फेंगडूरी आलम में आओगे, क्योंकि फेंगडूरी आलम के किंग ने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुन रखा है। और तुम चिंता मत करो, मुझे पता है कि डाशु कॉन्टिनेंट के अंदर जो भी लोग मरते हैं उन्हें डाकरी आलम के लोग लेकर जाते हैं, लेकिन तुम्हें लेने के लिए मैं खुद अपने फेंगडूरी आलम की आर्मी को भेजूंगा। जिसपे गाँव के मुखिया उससे वादा करते हुए कहते हैं कि मैं सिर्फ एक ही शर्त में तुम्हारी बात मानूंगा, तुम्हें यहाँ पे मेरे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। गांव के मुखिया की ये बात सुनकर काई वहाँ पे कोल्ड रूम में उससे कहता है कि ये तुम्हारे सवालों के ऊपर डिपेंड करता है। अब काई की ये बात सुनकर गांव के मुखिया सीधा सीधा वहाँ पे उससे सवाल करते हुए पूछते हैं कि एयरफ्री लैंड कहाँ मौजूद है और चिन्मू का जेट पैंडेट आखिर इस मूनशिप की तरफ अटैक क्यों हो रहा था। जिसपे काई उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताते हैं कि केयरफ्री लैंड कहाँ मौजूद है वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन इतना बता दूं कि वो मूनशिप केयरफ्री लैंड से ही बिलोंग करती है और अभी तक भी वहाँ पे एक डेड मैन मौजूद है, जो कि वर्ड ऑफ डेथ में होने की वजह से दोबारा से जिंदा हो गया होगा। अगर तुम केयरफ्री लैंड के बारे में और ज्यादा कुछ जानना चाहते हो तो जाके उससे मिलो। और ये कहकर काई वहाँ से जाते हुए गांव के मुखिया से कहता है अपना वादा याद रखना, तुम्हें मरने के बाद हमारे फेंगडूरी आलम में आना है। अब काई के वहाँ से जाते ही उस मूनशिप में हलचल होना शुरू हो गई थी, जो देखकर गांव के मुखिया भी हैरान हो जाते हैं। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम चिन्मू को देखते हैं, जो कि वर्ड ऑफ डेथ के बॉर्डर से बाहर खड़ा होकर अभी भी वहाँ पे अपने गाँव के मुखिया का इंतजार कर रहा था। हालांकि उसे वहाँ पे अपने ग्रैंडपा की काफी ज्यादा चिंता हो रही थी, लेकिन साथ ही साथ उसे वहाँ पे अपने ग्रैंडपा की कही हुई ये भी बात याद आती है कि चिन्मू तुम्हें जितना जल्दी हो सके यहाँ से बाहर निकलना होगा। इसलिए चिन्मू वहाँ पे उसी डेड बोट को बुलाकर उससे होता वो वहाँ से बाहर की तरफ जाने लगा था। लेकिन अभी चिन्मू वहाँ पे अपने ग्रैंडपा को लेकर परेशान हो ही रहा था कि तभी वही स्केलेटन अपनी स्केलेटन आर्मी की मदद से दोबारा से चिन्मू के ऊपर हमला कर चुका था, जहाँ चिन्मू भी अपनी बुचर नाइफ्स का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही बहादुरी के साथ उनका मुकाबला कर रहा था। इसी बीच वो डीमन स्केलेटन वहाँ पे चिल्लाते हुए चिन्मू से कहता है अगर तुम यहाँ से बाहर जाना चाहते हो तो तुम्हें अपने जेट पैंडेट को यहीं पे छोड़ के जाना होगा। पर चिन्मू वहाँ पे बहुत ही बहादुरी के साथ उसके साथ फाइट बैक करते हुए उस डीमन स्केलेटन और उसकी आर्मी को वहाँ पे काफी कड़ी टक्कर दे रहा था। जिसके बाद हमें वहाँ पे उस डीमन स्केलेटन और चिन्मू के दरमियान एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल की फाइट देखने को मिलती है, जिसमें चिन्मू हार ना मानते हुए लगातार उस डीमन स्केलेटन के ऊपर भारी पड़ता जा रहा था। और इस बीच मौके का फायदा उठाकर चिन्मू वहाँ पे अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करके उसके सर को वहाँ पे उसकी बॉडी से अलग कर देता है और साथ ही साथ वहाँ पे उसकी बॉडी के ऊपर भी अटैक करते हुए उसके भी टुकड़े टुकड़े कर चुका था। जो देखा तो वो डीमन स्केलेटन वहाँ पे हक्का बक्का रह गया था, पर फिर भी वो वहाँ पे चिन्मू को रोकने की कोशिश करते हुए उससे कहता है तुम कितने ज्यादा खुदगर्ज इंसान हो, तुम्हारा ग्रैंडपा उस डीमन के साथ फाइट करते हुए वहाँ पे मर रहा है, जबकि तुम होगे उन्हें अकेला छोड़कर यहाँ से जा रहे हो। उस डीमन स्केलेटन की यह बात सुनकर चिन्मू वहाँ पे उसके सर के ऊपर एक लात मारते हुए उसे नीचे रिवर में फेंक देता है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम गाँव के मुखिया को देखते हैं, जो कि उस मूनशिप के ऊपर जा चुके थे और वहाँ पे जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि इस मूनशिप को भी डार्कनेस के साथ फाइट करने के लिए बनाया गया था। हालांकि वो वहाँ पे इस मूनशिप के काफी ज्यादा अंदर आ चुके थे, लेकिन अभी तक भी उन्हें वहाँ पे चिन्मू की जेट पैंडेट से मिलता जुलता कुछ भी दिखाई नहीं दिया था। खैर उसके बाद जैसे गाँव के मुखिया वहाँ पे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो उन्हें वहाँ पे एक मून हार्डिंग दिखाई देता है, जिससे सवाल करने के बाद गाँव के मुखिया को वहाँ पे पता चलता है कि ये मूनशिप आगे ही केयरफ्री लैंड से ही बिलोंग करती है। लेकिन उस मून हार्डिंग की बातों से ऐसा लग रहा था कि शायद वो पागल हो चुका है, क्योंकि वो वहाँ पे बार बार एक ही बात को रिपीट किया जा रहा था। जो देखकर गाँव के मुखिया अपने मन में कहते हैं कि मुझे लगता है कि मेरे यहाँ पे आना बेकार गया, इससे मुझे यहाँ पे ज्यादा कुछ जाने को नहीं मिलने वाला। इसलिए वो भी दोबारा वहाँ पे चिन्मू के पीछे ही निकल जाते हैं। खैर उसके बाद हमें वहाँ पे थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे चिन्मू डाकरी आलम से बाहर की तरफ तो जा रहा था, लेकिन अभी भी वो अपने ग्रैंडपा को लेकर काफी ज्यादा पश्चात दिखाई दे रहा था। लेकिन तभी इसी बीच उसके ग्रैंडपा एक सिक्का उस बोट वाले के पास थ्रो करते हुए उस बोट के ऊपर आ जाते हैं, जहाँ अपने ग्रैंडपा को देखकर चिन्मू काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और चिन्मू अभी वहाँ पे खुश हो ही रहा था कि तभी उसकी नजर वहाँ पे अपने सामने जाती है, जहाँ अब डाकरी आलम का रास्ता धीरे धीरे बंद हो रहा था और साथ ही वो डीमन स्केलेटन्स की आर्मी भी दोबारा से ऊपर आने लगी थी। अब ये देखकर गाँव के मुखिया वहाँ पे अपनी लाइटनिंग स्पीड का इस्तेमाल
इस्तेमाल करते हुए चिन्मू को लेकर बहुत ही तेजी के साथ डॉक्टर आलम से बाहर आ जाते हैं। और जब वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं तो वहाँ पे रेडियो उजाला हो चुका था। हालांकि वो दोनों डॉक्टर आलम से बाहर तो आ चुके थे, पर फिर भी चिन्मू काफी ज्यादा उदास दिखाई दे रहा था, क्योंकि अभी तक भी वो अपने जेड पेनेंट के सोर्स को ढूंढ नहीं पाया था। जिसपे गाँव के मुखिया उसे वहाँ पे तसल्ली देते हुए कहते हैं कि चिंता मत करो, उस केयरफ्री लैंड को ढूंढ पाना हमारे लिए इतना ज्यादा भी आसान नहीं होने वाला। फिर भी एक दिन में हमने काफी अच्छा प्रोग्रेस किया, मुझे उम्मीद है एक न एक दिन हमें वो केयरफ्री लैंड मिल ही जाएगा। और ये कहकर गाँव के मुखिया चिन्मू को लेकर वापस अपने घर की तरफ रवाना हो चुके थे। अब चिन्मू को वहाँ पे एक बात तो समझ आ चुकी थी कि अगर उसे अपने केयरफ्री लैंड को ढूंढना है तो उसके लिए उसे और भी ज्यादा पावरफुल होना होगा, जिसके लिए अब उसे ये दाशु कॉन्टिनेंट छोड़कर बाहर की दुनिया में जाना होगा। पर उससे पहले उसे अपने सभी ग्रैंड पास के टेस्ट को पास करना था, पर उसके लिए चिन्मू पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रहा था। हालांकि उसे पता था कि उन सभी के 9 टेस्ट को पास कर पाना चिन्मू के लिए उतना ज्यादा भी आसान नहीं होने वाला। पर अब चिन्मू और ज्यादा समय तक इंतजार भी नहीं करना चाहता था, इसलिए वो सबसे पहले ड्रैगन चिकन के साथ फाइट करने के लिए पहुंच जाता है। आज चिन्मू वहाँ पे ठान चुका था कि वो उस चिकन से अपने सारे पुराने बदले लेने वाला है, इसलिए वो वहाँ पे व्हाइट टाइगर को समन करते हुए उस ड्रैगन चिकन और उसके बच्चों को बहुत ही बुरी तरह से पीटता है। जिन सभी की धुलाई करने के बाद वो वापस से वहाँ पे अपने सभी ग्रैंड पास के पास आ गया था। और आज जब चिन्मू के सभी ग्रैंड पास वहाँ पे चिन्मू से मिलते हैं तो चिन्मू उन्हें बिल्कुल ही अलग दिखाई दे रहा था। इस बारे में वो सभी लोग जब वहाँ पे गाँव के मुखिया से पूछते हैं तो गाँव के मुखिया सीधा सीधा उन्हें वहाँ पे जवाब देते हुए बताते हैं कि असल में कल रात चिन्मू का मुकाबला बहुत बड़े बड़े डीमंस के साथ हुआ है और उन्हीं के साथ मुकाबला करते हुए ही वो अपनी पावर्स को इस हद तक बढ़ा पाया है। इवन गांव के मुखिया तो वहाँ पे खुश होते हुए कहने लगे थे कि डॉक्टर आलम में जाने के बाद इसकी पावर्स बहुत ही तेजी से बढ़ रही है, इसलिए मेरे ख्याल से इसे हर रोज डॉक्टर आलम के अंदर जाना चाहिए। खैर उसके बाद जैसे चिन्मू वहाँ पे उनसे अपने टेस्ट की बात करता है तो ग्रैंडपा बुचर वहाँ पे आगे बढ़ते हुए उससे कहते हैं, बच्चे भले ही तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल हमसे बहुत ज्यादा लो है, लेकिन मुझसे रहम की उम्मीद मत रखना, क्योंकि मैं अपनी फुल ताकत के साथ तुम्हारे साथ फाइट करने वाला हूँ। जिसपे ग्रैंड माशिया उसे वहाँ पे डांटते हुए कहती है, अगर तुमने गलती से भी मेरे बच्चे को चोट पहुँचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी इस बची हुई आधी बॉडी को भी खत्म कर दूंगी। अब ग्रैंड माशिया की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सभी लोग वहाँ पे हंसने लगे थे। तभी स्पीडी ग्रैंडपा वहाँ पे ग्रैंड माशिया के पास जाते हुए उससे कहते हैं, बस भी करो बुढ़िया, अपने गम को कितना ज्यादा छुपाओगी, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम चिन्मू के जाने की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो। लेकिन ग्रैंड माशिया उसे वहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती, क्योंकि वो ग्रैंडपा स्पीडी के नेचर से अच्छी तरह से वाकिफ थी। तभी गाँव के मुखिया वहाँ पे चिन्मू के पास आते हुए उससे पूछते हैं, बताओ चिन्मू, क्या तुम अपने टेस्ट के लिए रेडी हो? जिसपे चिन्मू भी वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहता है कि हाँ, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, बताइए मेरा पहला टेस्ट क्या होने वाला है। जिसपे सबसे पहले ग्रैंडपा स्पीडी आगे बढ़कर चिन्मू के ऊपर आसमान में एक व्हाइट क्लाउड दिखाते हुए कहते हैं कि हम दोनों में से जो भी सबसे पहले उस व्हाइट क्लाउड तक पहुंच जाएगा वो इस राउंड का विजेता होगा। खैर जैसे ही पहला टेस्ट स्टार्ट होता है, चिन्मू और ग्रैंडपा स्पीडी दोनों ही वहाँ पे दी ग्रेट विंड स्टाइल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए भागना शुरू कर देते हैं, जहाँ चिन्मू वाकई उन्हें बराबरी की टक्कर दे रहा था। लेकिन चिन्मू को एक एडवांटेज भी था कि भागने से उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी रिकवर हो जाती थी, इसलिए वो अपने ग्रैंडपा को पीछे छोड़कर वहाँ से आगे निकल चुका था। जो देखकर ग्रैंडपा स्पीडी वहाँ पे बहुत ही चालाकी से चिन्मू के नीचे की एयर को अपनी तरफ खींच लेते हैं, जिसके चलते चिन्मू का बैलेंस वहाँ पे बिगड़ गया था और ग्रैंडपा स्पीडी एक बार फिर से वहाँ पे आगे निकल चुके थे। लेकिन वो ज्यादा देर तक वहाँ पे आगे नहीं रह पाते, क्योंकि हम देखते हैं कि चिन्मू वहाँ पे सेम उन्हीं के ही मेथड का इस्तेमाल करते हुए उनकी एयर को खींचकर उन्हें पीछे छोड़ते हुए खुद वहाँ पे आगे बढ़ गया था, जो कि ग्रैंडपा स्पीडी के लिए भी किसी झटके से कम नहीं था। पर ग्रैंडपा स्पीडी भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। वो भी दोबारा वहाँ पे चिन्मू को रोकते हुए उसके साथ लेग फाइट करने लगे थे और देखने से ऐसा लग रहा था कि वो दोनों सेम ही लेवल पे हैं। असल में टेस्ट शुरू होने से पहले ही ग्रैंडपा स्पीडी खुद को एम्प्रीव लेवल तक ले आए थे, इसलिए चिन्मू वहाँ पे इतनी आसानी से उनका मुकाबला कर पा रहा था, वरना अब तक तो वो न जाने कब का चिन्मू को हरा चुके होते। इसी बीच ग्रैंडपा स्पीडी वहाँ पे अपनी कमाल की स्पीड का इस्तेमाल करते हुए चिन्मू से उसका बेल्ट ले लेते हैं, जो देखकर चिन्मू भी वहाँ पे अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ अपने ग्रैंडपा से अपनी बेल्ट वापस ले लेता है, बल्कि उसी के साथ साथ वो उनका दिए हुआ जे टोकन भी उन्हें वहाँ पे वापस लौटा चुका था। जिसके बाद वो वहाँ पे अपने ग्रैंडपा को क्रॉस करता हुआ उस व्हाइट क्लाउड के आर पार चला गया था, जो देखकर तो खुद ग्रैंडपा स्पीडी को भी वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो पा रहा था। सबसे बड़ा झटका तो उन्हें अपने इंपीरियल जे टोकन को देखकर लग रहा था। खैर उसके बाद वो दोनों ही वहाँ पे वापस नीचे जमीन पे आ जाते हैं, जहाँ पे ग्रैंडपा स्पीडी चिन्मू को उसका टेस्ट पास करने के लिए मुबारकबाद देते हैं और साथ ही साथ उसे वहाँ पे सुधार करते हुए कहते हैं, बाकी सभी ग्रैंडपास भी इसी तरह से तुम्हारा नॉर्मल टेस्ट ही लेने वाले हैं, बस उस पागल बुढ़ाऊ अपने ग्रैंडपा बुचर से बच के रहना। अपने ग्रैंडपा स्पीडी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि चिन्मू भी वहाँ पे मुस्कुराने लगा था। उसके बाद अगला टेस्ट था अल्केमी ग्रैंडपा का, जिस टेस्ट को पूरा करने के लिए चिन्मू को वहाँ पे 30 से भी ज्यादा अलग अलग मेडिसिन हब्स को ढूंढना था और साथ ही साथ उसे वहाँ पे एक ऐसा टॉनिक बनाना था जो कि चिन्मू को उसकी जर्नी में मदद कर सके। पर उसके लिए चिन्मू को अपने अल्केमी ग्रैंडपा की तरफ से कोई भी प्रिस्क्रिप्शन नहीं दी गई थी, यानी कि ये टेस्ट भी चिन्मू के लिए आसान नहीं होने वाला था। खैर चिन्मू वहाँ पे काफी ज्यादा मेहनत करते हुए फाइनली एक लेक्चर को रिफाइन कर ही लेता है, लेकिन जैसे चिन्मू वहाँ पे उस लेक्चर को खाता है तो उसके बाल वहाँ पे झाड़ियों की तरह लंबे लंबे हो चुके थे, जो देखकर चिन्मू कहता है कि मुझे लगता है कुछ गड़बड़ हो गई। खैर अगले टेस्ट में वो अपने ग्रैंडपा से आके साथ स्पीयर फाइट
करता है और साथ ही साथ वो वहाँ पे अपने ग्रैंडपा ज़िया का मुकाबला करने के लिए अपनी गुड आइस का भी इस्तेमाल कर रहा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, चिन्मू वहाँ पे आगे बढ़ते हुए बहुत ही चालाकी के साथ अपने वाटर एलिमेंट की पावर का इस्तेमाल करते हुए एक वाटर स्पीयर भी बना चुका था। और बेचारे ग्रैंडपा ज़िया वहाँ पे कुछ सो या समय पाते। उससे पहले चिन्मू वहाँ पे अपने एक स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए उनके अटैक को रोकता है, तो अपनी दूसरी स्पीयर का इस्तेमाल करके उनके ऊपर अटैक करते हुए उन्हें उठाकर वहाँ से काफी पीछे फेंक चुका था। और इस तरह चिन्मू वहाँ पे अपने कोर ग्रैंडपा का टेस्ट पास कर चुका था, जहाँ चिन्मू से हारने के बाद ग्रैंडपा ज़िया कहते हैं ये बदमाश लड़का तो दिन ब दिन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला जा रहा है। खैर, ग्रैंडपा ज़िया को हराने के बाद अब बारी थी ग्रैंडपा ब्लैक स्मिथ के टेस्ट की, जिसके लिए वो चिन्मू को 2 शॉर्ट बॉल्स देते हुए कहते हैं अगर तुमने इन दोनों शॉर्ट बॉल्स को मेल्ट कर दिया तो तुम मेरे टेस्ट में पास हो जाओगे। पर वो दोनों कोई मामूली शॉर्ट बॉल्स नहीं थी, वो थी ली जियांग शॉर्ट की बॉल्स, जिन्हें जैसे चिन्मू वहाँ पे पकड़ता है तो उनका वजन इतना ज्यादा था कि चिन्मू भी उनके साथ वहाँ पे नीचे जमीन पे बैठ गया था। तभी चिन्मू के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो वहाँ पे उन शॉर्ट बॉल्स को मेल्ट करने के लिए अपना खुद का एक नया कैलीड्रोन बनाने लगा था। और अपने उस नए कैलीड्रोन का इस्तेमाल करते हुए चिन्मू ना सिर्फ वहाँ पे उन दोनों शॉर्ट बॉल्स को पिघला चुका था, बल्कि उसी के साथ साथ वो एक नया बुचर नाइफ भी रिफाइन कर चुका था। जैसे जैसे चिन्मू वहाँ पे टेस्ट करता है तो उसकी कमाल की पावर को देखकर ग्रैंडपा बुचर को भी जोश आ गया था और वो वहाँ पे चिन्मू को चैलेंज करने के लिए ललकारने लगा था। हालांकि बाकी सभी ग्रैंडपास वहाँ पे ग्रैंडपा बुचर को समझाने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करते हैं कि चिन्मू को तुम जितना ज्यादा हल्के में ले रहे हो वो उतना ही ज्यादा तुम्हारे ऊपर भारी पड़ने वाला है। लेकिन ग्रैंडपा बुचर को तो वहाँ पे उनकी कोई भी बातों की परवाह नहीं थी, वो तो बस चिन्मू के साथ फाइट करना चाहते थे, जिसके लिए चिन्मू भी वहाँ पे तैयार हो चुका था। और फाइट करने के लिए वो दोनों अपने विलेज के इंट्रेस्ट गेट पे पहुंच चुके थे, जहाँ चिन्मू को अपने ग्रैंडपा बुचर की दी हुई ट्रेनिंग याद आने लगी थी, जिसे याद करके चिन्मू वहाँ पे एक भी पल जाया किए बगैर आगे बढ़ते हुए अपने ग्रैंडपा बुचर के ऊपर हमला करने लगा था। जहाँ पहले पहले तो ग्रैंडपा बुचर वहाँ पे चिन्मू के ऊपर भारी पड़ते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन अचानक से चिन्मू को वहाँ एहसास होता है कि उसके ग्रैंडपा एक ही पॉइंट पे आकर अपनी एनर्जी का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। और अब क्योंकि चिन्मू अपने ग्रैंडपा की कमजोरी ढूंढ चुका था, तो इसलिए वो वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ उन्हें चकमा देकर उनके ऊपर अटैक करते हुए उन्हें वहाँ पे उठाकर पीछे फेंक चुका था, जो कि बाकी सभी के लिए भी काफी ज्यादा शॉकिंग था। हालांकि उन्हें पता था कि ये टेस्ट चिन्मू ही जीतने वाला है, लेकिन चिन्मू इतना जल्दी अपने ग्रैंडपा बुचर को हरा देगा ये किसी ने भी नहीं सोचा था। इवन ग्रैंडपा बुचर खुद भी वहाँ पे चिन्मू की तारीफ करने लगे थे, जिसके चलते चिन्मू तो खुशी के मारे वहाँ पे उछलने लगा था। और अब बारी थी ग्रैंडपा डेफ की, जिसके लिए वो वहाँ पे 2 ड्रैगन पेंटिंग्स को बाहर निकालते हुए चिन्मू से कहते हैं ये दोनों ड्रैगन की पेंटिंग्स लगभग पूरी हो चुकी है, बस इनकी आंखें ही बाकी है, जिन्हें फाइनल टच देते हुए तुम इन ड्रैगन्स को जिंदा कर सकते हो। पर ऐसा करने के लिए ना सिर्फ तुम्हें अपने कल्टीवेशन एनर्जी का इस्तेमाल करना होगा, बल्कि उसी के साथ साथ इसमें तुम्हारी वाइटल एनर्जी का भी इस्तेमाल होगा। अब चिन्मू वहाँ पे ये बात अच्छी तरह से जानता था कि पेंटिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है उस पेंटिंग के साथ सोल अटैचमेंट है, इसलिए चिन्मू वहाँ पे उस ड्रैगन को महसूस करते हुए कहता है तुम एक फ्लाइंग ड्रैगन हो, इसलिए तुम्हारा काम है ऊपर आसमान में उड़ना, मैं तुम्हें यहाँ पे ज्यादा देर तक कैद नहीं रखूंगा। और ये कहते हुए जैसे चिन्मू वहाँ पे उस ड्रैगन की आइस बनाता है, तो वो ड्रैगन वहाँ पे किसी लिविंग क्रीचर की तरह जिंदा होते हुए उस पेंटिंग से बाहर आ गया था, जहाँ चिन्मू को ड्रैगन ऊपर आसमान में जाकर एक जोरदार दहाड़ मारते हुए कहीं और चला गया था। और इसके साथ ही चिन्मू अपने सभी ग्रैंडपास को एक बार फिर से हैरान करते हुए अपने इस टेस्ट को भी पास कर चुका था। पर अभी वो सभी लोग वहाँ पे इसी तरह से चिन्मू की तारीफें कर ही रहे थे कि तभी अचानक से ग्रैंडपा मोक आगे बढ़कर वहाँ पे चिन्मू से कहते हैं कि अब बस बहुत हो गया, अब मेरी बारी। अब वहाँ पे अपने ग्रैंडपा मोक का मुकाबला करने के लिए चिन्मू भी वहाँ पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और अपने ग्रैंडपा मोक का मुकाबला करने के लिए वो अपनी ठंडर एनर्जी को रिलीज करने लगा था और साथ ही साथ वहाँ पे अपने ठंडर स्पिरिचुअल ड्रैगन्स को भी समन कर चुका था, जो देखकर ग्रैंडपा मोक वहाँ पे एक रियल ठंडर ड्रैगन को समन करते हुए चिन्मू से कहते हैं कि अगर तुम यहाँ पे मेरा मुकाबला करना चाहते हो तो आपने इन सारे ठंडर स्पिरिचुअल ड्रैगन्स को एक रियल ठंडर ड्रैगन में बदल कर दिखाओ। अपने ग्रैंडपा मोक की ये बात सुनकर चिन्मू भी वहाँ पे इसी काम में लग गया था। चिन्मू अपना पूरा दम लगाकर अपनी ठंडर एनर्जी को इकट्ठा करते हुए अपने ठंडर स्पिरिचुअल ड्रैगन्स को एक रियल ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करने लगा था, जिसमें चिन्मू की ओवरलोड बॉडी भी उसका पूरा साथ दे रही थी। और देखते ही देखते चिन्मू के सभी स्पिरिचुअल ड्रैगन्स वहाँ पे गायब हो जाते हैं और पीछे फॉग से एक रियल ड्रैगन निकल कर बाहर आने लगा था। लेकिन कमाल की बात ये थी कि चिन्मू ने वहाँ पे सिर्फ एक नहीं बल्कि काफी सारे ड्रैगन्स को समन कर लिया था, जिनका इस्तेमाल करते हुए चिन्मू अपने ग्रैंडपा मोक को पता चले दिए बगैर ही उनके ऊपर हमला भी कर चुका था। और अपने ऊपर हुए अचानक इस अटैक को देखकर ग्रैंडपा मोक को वहाँ पे अपनी 5 एलिमेंटल डिफेंस शील्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे टकरा कर चिन्मू के ड्रैगन्स उड़ते हुए पीछे पहाड़ों के साथ जा टकराते हैं। और ऐसा होते ही वहाँ पे एक बहुत बड़े ठंडर एनर्जी ब्लास्ट के साथ वो बड़े बड़े पहाड़ भी वहाँ पे चकनाचूर हो चुके थे। और चिन्मू के ऐसे कमाल के पास को देखकर वो सभी ना से बहुत ज्यादा शौक दिखाई दे रहे थे, बल्कि उसी के साथ साथ उन्हें काफी ज्यादा खुशी भी महसूस हो रही थी, क्योंकि इसी दिन के लिए तो वो चिन्मू को ट्रेन करते हुए आ रहे थे। और इस तरह चिन्मू वहाँ पे अपने ग्रैंडपा मोक का टेस्ट भी पास कर चुका था। जिसके बाद बारी आती है ग्रैंडमा शिया की, जो कि आगे बढ़कर चिन्मू की बॉडी के अंदर मौजूद दी ग्रेट डीमन स्क्रिप्चर को एक्टिवेट करते हुए उससे कहती है तुमने ऑलरेडी डिमोनिक कल्ट के उन 360 हाल मास्टर्स को हरा कर मेरा टेस्ट पहले ही पास कर लिया था। अपनी ग्रैंडमा शिया की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि चिन्मू वहाँ पे इमोशनल हो
होते हुए अपनी ग्रैंड माशिया को गले लगा चुका था। खैर अब बारी थी गाँव के मुखिया की, जो कि चिन्मू से कहते हैं, अगर तुमने मेरी स्वॉर्डमैनशिप के पहले मूव को सीख लिया तो मैं तुम्हें अपने टेस्ट में पास कर दूंगा। गाँव के मुखिया की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि सभी लोग वहाँ पे परेशान हो चुके थे, क्योंकि ये वाकई चिन्मू के लिए काफी ज्यादा हार्ड होने वाला था। जबकि गाँव के मुखिया वहाँ पे अपनी बॉडी को दोबारा से रीजनरेट करते हुए कहते हैं, अब समय आ चुका है कि मैं अपनी स्वॉर्डमैनशिप किसी और को सौंपूं। जिसके बाद गाँव के मुखिया वहाँ पे चिन्मू को अपनी स्वॉर्डमैनशिप का एक छोटा सा नमूना दिखाते हैं, जिसमें वो भी अपनी स्वॉर्ड एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एक तरह की पेंटिंग बना रहे थे, जिसका इस्तेमाल करके वो किसी क्लैन की पूरी आर्मी को अकेले खत्म कर सकते थे, वो भी सिर्फ कुछ ही पलों के अंदर अंदर। जो देखा तो चिन्मू भी वहाँ पे हक्का बक्का रह गया था। अब जाकर उसे वहाँ पे एहसास हो रहा था कि वाकई उसके ग्रैंडपा कितने ज्यादा पावरफुल हैं। उस स्वॉर्डमैनशिप की 14 बेसिक पॉइंट्स थे, जिन्हें चिन्मू वहाँ पे एक एक करके ट्रेन करते हुए उन्हें नाम देने लगा था। इवन उन 14 बेसिक पॉइंट्स को ढूंढने में चिन्मू को काफी दिन का समय लग गया था, पर अभी भी उन्हें मास्टर करना बाकी था। पर चिन्मू भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। वो दिन रात अपनी स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस करने लगा था। इतने दिनों की ट्रेनिंग के बाद चिन्मू को वहाँ पे एक बात का तो एहसास हो चुका था कि ये सभी 14 स्वॉर्ड मूव्स मिलकर एक अल्टीमेट स्वॉर्ड मूव बनाते हैं, जिसे समझना अभी चिन्मू के लिए बाकी था। और इसी तरह देखते ही देखते वहाँ पे कुछ और दिन का समय गुजर जाता है, जहाँ अब चिन्मू अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए हल्की हल्की पेंटिंग बना पा रहा था। और इसी तरह लगातार वहाँ पे काफी दिनों की मेहनत के बाद फाइनली अब चिन्मू अपनी स्वॉर्ड एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उन पेंटिंग्स को बनाने में कामयाब हो पा रहा था। पर चिन्मू उसमें इतना ज्यादा खो चुका था कि उसे खुद भी वहाँ पे इस बात का एहसास नहीं हो पा रहा था। पर तभी गाँव के मुखिया सभी ग्रैंड पास के साथ चिन्मू के पास आते हुए उससे कहते हैं, मुबारक हो, तुम मेरे भी इस टेस्ट को पास कर चुके हो। जो देखा तो चिन्मू खुद भी वहाँ पे हैरान हो चुका था। तभी गाँव के मुखिया वहाँ पे उससे कहते हैं, तो जैसा कि हमने तुमसे वादा किया था कि अगर तुम हम सभी के टेस्ट को पास कर लेते हो तो तुम बाहर की दुनिया में जा सकते हो, तो इसलिए अब हम लोग अपने वादे को पूरा करते हुए तुम्हें यहाँ से बाहर जाने की इजाजत देते हैं। अब तुम इस काबिल हो चुके हो कि तुम अपनी स्किल्स और पावर्स का इस्तेमाल करते हुए बाहरी दुनिया को साफ कर सकते हो। हालांकि ये जानकर चिन्मू वहाँ पे खुश तो बहुत ज्यादा हो गया था, लेकिन वो पहली बार अपने सभी ग्रैंड पास को छोड़कर कहीं जा रहा था, इसलिए वो थोड़ा नर्वस भी था। खैर अगली सुबह चिन्मू अपना सामान पैक करके अपने सभी ग्रैंड पास को अलविदा कहते हुए राशु कॉन्टिनेंट से बाहर की तरफ जाने लगा था। पर जैसे चिन्मू वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ता तो वो अपने सभी ग्रैंड पास को अपने पीछे ही पाता। जो देखकर चिन्मू उनसे कहते हैं कि प्लीज ऐसा मत कीजिए, अगर आप लोग ऐसा करते रहेंगे तो मैं भी आपको छोड़कर नहीं जा पाऊंगा। और उसके बाद चिन्मू वहाँ पे एक बार फिर से आगे बढ़कर उन सभी को एक एक करके गले लगाने लगा था। पर जब ग्रैंड माशिया की बारी आती है तो चिन्मू उन्हें वहाँ पे गले नहीं लगाता, बल्कि चिन्मू वहाँ पे उनको शुक्रिया अदा करते हुए बार बार उनके सामने अपना सर झुकाने लगा था। जो देखा तो ग्रैंड माशिया वहाँ पे इतनी ज्यादा इमोशनल हो जाती है कि वहाँ पे उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। उसके बाद चिन्मू वहाँ पे एक बार फिर से उन सभी को अलविदा कहते हुए जॉइंट एप से मिलने के लिए चला जाता है, जहाँ जॉइंट एप भी चिन्मू के जाने से काफी ज्यादा दुखी था, पर वो चिन्मू के ऊपर ये जाहिर नहीं करता और वो चिन्मू को जल्दी वापस आने के लिए कहने लगा था। खैर जॉइंट एप को अलविदा कहने के बाद चिन्मू उस डिमोनिक गर्ल से भी मिलता है, जो कि गाँव की गार्डियन बन चुकी थी। वो उन गाँव वालों की हर खतरे से रक्षा करती थी और बदले में गाँव वाले उसे तरह तरह का खाना खिलाते थे, यानी कि कुल मिला के वो भी वहाँ पे एक अच्छी लाइफ जी रही थी। खैर उसके बाद चिन्मू उसे भी वहाँ पे अलविदा कहते हुए राशु कॉन्टिनेंट से बाहर की तरफ जाने लगा था। पर तभी अचानक से वो व्हाइट फॉक्स उसे वहाँ पे चिपक जाती है, जिसे चिन्मू वहाँ पे खुद से दूर करने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करता है, लेकिन वो तो वहाँ पे जिद पे अड़ी हुई थी कि वो भी चिन्मू के साथ जाएगी। और उसके काफी मिन्नतों और तरलों के बाद चिन्मू भी उसे अपने साथ ले जाने के लिए रेडी हो गया था। खैर उनके जाने के कुछ दिनों बाद ही जॉइंट एप चिन्मू की दी हुई हेमली स्टाफ को पूरी तरह से मास्टर कर चुका था और आई फाइनली वो वहाँ पे बुद्धा गोड को भी समन कर चुका था, जिसके बारे में ग्रैंडपा मो को भी वहाँ पे पता चल गया था। पर उन सभी को तो वहाँ पे चिन्मू को लेकर चिंता हो रही थी, क्योंकि जब से चिन्मू यहाँ से गया था बाहर की दुनिया में काफी कुछ बुरा होने लगा था। वो सारे क्लैंस और सेक्ट जो कि अब तक छुपे हुए थे वो भी एक एक करके सामने आने लगे थे, जिसके चलते ग्रैंड माशिया तो वहाँ पे परेशान होते हुए कहती है कहीं चिन्मू किसी खतरे में ही ना पड़ गया हो। खैर वहीं दूसरी तरफ हम चिन्मू को देखते हैं, जो कि राशु कॉन्टिनेंट से होता हुआ ड्रैगन सिटी के अंदर आ गया था और वहाँ पे उसके हाल मास्टर्स चिन्मू को एक नया ड्रेस भी देते हैं पहनने को, जिसके अंदर काफी सारी कमाल कमाल की एबिलिटीज थी। न सिर्फ उसका डिफेंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, बल्कि उसी के साथ साथ अपने उस ड्रेस की मदद से चिन्मू अपने थ्रेट्स को भी बहुत इजीली प्रोड्यूस कर सकता था। और उसी के साथ साथ वहाँ पे हाल मास्टर अजोर ड्रैगन ने चिन्मू को फेंटियान से मिलवाता है, जो कि यान किंगडम की आर्मी की वॉरशिप को संभाला करता था। और आज वो वहाँ पे चिन्मू को यान किंगडम में ले जाने के लिए यान किंगडम की एक वॉरशिप को लेकर आया हुआ था, जिसके बाद चिन्मू वहाँ उन सभी को अलविदा कहते हुए उस वॉरशिप के ऊपर आ गया था और अपने यान किंगडम की जर्नी को स्टार्ट कर चुका था, जहाँ पे फेंगटियन अपने यंग मास्टर चेनमू को यान किंगडम तक पहुंचने के लिए बीच में आने वाली चेक पोस्ट के बारे में बताने लगा था। और साथ ही साथ ये भी बताने लगा था कि अगर वो लोग टेलीपोर्टेशन पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे जाते तो यान किंगडम की आर्मी को भनक लग जाती। वहाँ पे एक ऑटोमेटिक सिस्टम इंस्टॉल्ड है, जो कि वहाँ पे टेलीपोर्ट होने से पहले ही हमें जान से मार देता, इसलिए हम लोग एक सीक्रेट रास्ते का इस्तेमाल करते हुए यान किंगडम में एंटर करेंगे। लेकिन अभी वो लोग वहाँ पे इसी तरह से बातें करते हुए आगे बढ़
ही रहे थे कि तभी अचानक से उनकी वो शिप वहीं पे रुक जाती है, जो देखकर कोई वहाँ पे कुछ सो या समय पाता। उससे पहले फोग भी वहाँ पे आते हुए उनकी शिप को घेर लेती है, जिसके चलते उन लोगों को वहाँ पे आसपास का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसी बीच चिन्मू को वहाँ पे एक लड़के के गुनगुनाने की आवाज सुनाई देती है, जो कि चिन्मू को काफी ज्यादा जानी पहचानी लग रही थी। ऊपर से उसका जेट पैनेट भी वहाँ पे ग्लो करते हुए चिन्मू को उसी डायरेक्शन की तरफ इशारा करने लगा था जहाँ से चिन्मू को उस गाने की आवाज सुनाई दे रही थी। अब ये देखकर जैसे चिन्मू वहाँ पे अपनी गोड आइस को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पे उस बारे में जाने की कोशिश करता है, तो चिन्मू वहाँ पे इल्यूजन के अंदर ट्रैप हो गया था और उस इल्यूजन के चलते चिन्मू खुद को एक अलग ही जगह पे पाता है, जहाँ पे उसे दोबारा से वही लेडी दिखाई देती है जो कि उसे डाकरी आलम में दिखाई दी थी। वह चिन्मू उस लेडी को देखकर इमोशनल होते हुए कहता है, तुम्हें बार बार देखकर मैं एक बात तो समझ गया हूँ कि तुम बचपन से लेकर अब तक मेरे ऊपर नजर रखते हुए आ रही हो। मुझे पता है कि तुम्हें मेरी परवाह है, लेकिन अब मैं बड़ा हो चुका हूँ और अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ, इसलिए तुम आराम से जाकर अपनी जिंदगी जियो। अगर मुझे जिंदगी में मौका मिला तो मैं तुम्हें ढूंढते हुए केयर फ्री गाँव में जरूर आऊंगा। चिन्मू कैसे कहते ही हम देखते हैं कि अचानक से वो वहाँ पे सोल्यूशन से बाहर आ गया था, जिसके बाद वो वहाँ पे फेंगटियान को वो शिप आगे बढ़ाने के लिए कह देता है। खैर थोड़ा आगे जाने के बाद फेंगटियान वहाँ पे अपने यंग मास्टर चिन्मू को बताता है, यंग मास्टर हम लोग यान किंगडम के ऑफिशियली एरिया के अंदर एंटर कर चुके हैं। यहाँ से अब यान किंगडम का एरिया स्टार्ट हो रहा है। वहाँ पे आगे बढ़ते हुए चिन्मू को एक मिरर दिखाई देता है, जो कि असल में वहाँ पे गॉड ऑफ आई की तरह काम करते हुए सभी के ऊपर नजर रख रहा था। और अगर चिन्मू वहाँ पे उस गॉड ऑफ आई की नजर में आ जाता तो चिन्मू के लिए काफी ज्यादा परेशानी खड़ी हो सकती थी। और जब चिन्मू ये सब फेंगटियान को बताता है तो फेंगटियान उस वारशिप को एक सबमरीन में ट्रांसफॉर्म करते हुए नीचे के रास्ते से लेकर चिन्मू को वहाँ पे आगे बढ़ने लगा था। और ऊपर से फेंगटियान अपने यंग मास्टर चिन्मू को वहाँ पे ये भी बता देता है कि आपकी इस ड्रेस के चलते कोई भी आपके औरों को महसूस नहीं कर पाएगा। खैर इसी तरह से आगे बढ़ते हुए वो लोग उस चेकिंग गेट को पार करते हुए अगली चेक पोस्ट पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे अब ह्यूमंस उनकी तलाशी लेने वाले थे। और इतनी सख्त चेकिंग देखकर चिन्मू वहाँ पे फेंगटियान से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर यहाँ पे इतनी सख्त चेकिंग क्यों चल रही है, जिसपे फेंगटियान चिन्मू को बताता है कि जब से यान किंगडम दाशु कॉन्टिनेंट से हारा है तो तब से काफी सारे क्लैंस उनके खिलाफ हो गए। इवन उन्होंने मिलकर नेशन मास्टर को भी जान से मारने की कोशिश की, जिसमें भले ही नेशन मास्टर बच तो गए, लेकिन उसके बावजूद भी वो काफी बुरी तरह से इंजर्ड हो चुके हैं। यही वजह है कि यहाँ पे इतना सख्त पहरा है। अब इस सबसे चिन्मू को वहाँ पे एक बात का तो पता चल गया था कि अभी के लिए यान किंगडम के हालात बहुत ज्यादा खराब है। खैर फेंगटियान वहाँ पे चिन्मू को सारी चेक पोस्ट पार करवाने के बाद एक जगह पे लाकर छोड़ते हुए उससे कहता है, माफ कीजिएगा यंग मास्टर, पर अब यहाँ से आगे मैं आपकी और ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा। पर साथ ही वो वहाँ पे चिन्मू के एक और शिप के बारे में बताते हुए कहता है कि आज ये एक शिप कैपिटल की तरफ निकल रही है। अगर आप किसी तरह से उस शिप के अंदर चले जाते हैं तो कैपिटल तक पहुंचने में आपको ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। पर उस शिप के ऊपर भी वहाँ पे सोल्जर्स का काफी सख्त पहरा था, जिन्हें चकमा देते हुए चिन्मू को वहाँ पे उस शिप तक जाना था। लेकिन इसी बीच वहाँ पे रात हो जाती है और आज पहली बार चिन्मू और व्हाइट फॉक्स खुला आसमान और चांद को देख रहे थे। इवन व्हाइट फॉक्स जिसने आज से पहले कभी भी चांद को नहीं देखा था, वो तो चिन्मू से सवाल करते हुए पूछती है, आखिर ये चमकने वाली चीज क्या है, जिसपे चिन्मू उसे वहाँ पे खुद सोचते हुए बताता है कि जहाँ तक मेरा अंदाजा है जरूर से ये चांद होगा और ये जो छोटे छोटे डॉट्स हैं ये जरूर से स्टार्स होंगे। लेकिन अभी वो दोनों वहाँ पे इसी तरह से आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वो शिप अचानक से वहाँ पे आगे बढ़ना शुरू कर देती है, जो देखकर चिन्मू वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ जंप करता हुआ उस शिप के कोने पे जाके खड़ा हो गया था। और इस तरह चिन्मू वहाँ पे वो शिप का सहारा लेते हुए कैपिटल की तरफ निकल चुका था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम जनरल किंग को देखते हैं, जिसके पास एक बार वहाँ पे पैगाम लेकर आता है, जिसके मुताबिक अलेक्जेस वाली शिप कैपिटल की तरफ निकल चुकी है। इसी बीच सेवन प्रिंसेस भी वहाँ पे जनरल किंग के पास आते हुए उससे पूछती है, अब नेशन मास्टर कैसे हैं, जिस पर जनरल किंग भी उदास होकर वहाँ पे सेवन प्रिंसेस को जवाब देते हुए बताता है कि सच कहूँ तो अभी मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। हालांकि उनका मेंशन यहाँ साथ में ही है, लेकिन फिर भी वहाँ पे जाने की इजाजत किसी को भी नहीं है। वहीं जनरल किंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सेवन प्रिंसेस वहाँ पे उदास होते हुए कहती है, मुझे नहीं लगता कि अब नेशन मास्टर के इंजर्ड होने के बाद यहाँ पे अमन और ज्यादा समय तक कायम रह पाएगा। जबकि वहीं दूसरी तरफ हमें डिमोनिक कल्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे डिमोनिक कल्ट के लीडर को चिन्मू के बारे में पता चल चुका था कि वो सक्सेसफुली यान किंगडम में पहुंच चुका है। पर साथ ही साथ उन्हें वहाँ पे यान किंगडम के हालातों के बारे में भी अच्छी तरह से पता था। वो ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि बहुत जल्द यान किंगडम के अंदर एक बहुत बड़ी जंग छिड़ने वाली है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम चिन्मू को देखते हैं, जो कि कैपिटल के अंदर तो पहुंच चुका था, लेकिन वहाँ पे एक और चेक पोस्ट थी, जहाँ पे इंट्रेंस गेट के ऊपर बहुत ज्यादा मात्रा में फायर एनर्जी निकल रही थी। लेकिन चिन्मू को वहाँ पे जमीन के नीचे से कुछ अजीब सी चीजें भी बाहर निकलते हुए दिखाई देती हैं, जो कि असल में कोप्स बॉडी ही थी। इसी बीच नाइन प्रिंसेस की सर्वेंट वहाँ पे शिप के कैप्टन के पास आते हुए उससे पूछती है कि ये कोप्स बॉडी अभी तक यहाँ पे क्या कर रही है, आखिर इन्हें दफनाया क्यों नहीं गया। जिसपे कैप्टन उन्हें वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है कि इन सभी बॉडीज को बड़ी बड़ी पहाड़ की चोटियों के ऊपर दफनाया गया था, पर एक सैलाब के चलते ये सारी बॉडीज दोबारा से यहाँ पे आके गिरी। इसी बीच चिन्मू को वहाँ पे एक अजीब सी स्पेल एनर्जी दिखाई देती है, जो कि आगे बढ़ते हुए सीधा महाबिन ऑफिस के अंदर चली जाती है। और ऐसा होते ही वो सभी डेड बॉडीज दोबारा वहाँ पे जिंदा हो चुकी थी और कोई वहाँ पे कुछ सो या समय पाता। उससे पहले वो सभी डेड बॉडीज वहाँ पे
शिप के सभी लोगों के ऊपर हमला कर चुकी थी और इस सब के पीछे यान किंगडम के अपने एक छोटे से क्लैन का हाथ था, जो कि था शीशियान क्लैन है, जिसका मास्टर वहाँ पे अपने तलिस्मैन्स का इस्तेमाल करते हुए उन डेड बॉडीज को अपना पपेट बना चुका था और साथ ही साथ वो मास्टर वहाँ पे अपने शीशियान क्लैन के एम्परर को यान किंगडम का नया किंग बनाना चाहता था। फिर उस मास्टर शीशियान के सामने आने के बाद वहाँ पे चारों तरफ भगदौड़ मच चुकी थी। साथ ही साथ शीशियान क्लैन के कुछ एल्डर्स भी वहाँ पे आते हुए एक फॉर्मेशन बनाकर सभी को वहाँ पे ट्रैप कर चुके थे, जिसके बाद वो सभी डेड पपेट्स वहाँ पे शिप के सोल्जर्स के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें वहाँ पे जान से मारने लगे थे। हालांकि वो सोल्जर्स भी वहाँ पे बहुत ही बहादुरी के साथ उनका मुकाबला करने की कोशिश करते हैं, पर क्योंकि वो लोग ऑलरेडी वहाँ पे मारे जा चुके थे तो उनके ऊपर वहाँ पे उन सोल्जर्स की किसी भी अटैक का कोई असर नहीं हो रहा था। और इस सब के चलते वो सोल्जर्स वहाँ पे बहुत ही तेजी से मारे जाने लगे थे। इवन अब प्रिंसेस की उस सर्वेंट की जान भी वहाँ पे खतरे में थी, जो देखकर चिन्मू जल्दी से आगे बढ़कर उसे वहाँ पे बचाते हुए उसे लेकर बहुत ही तेजी के साथ वहाँ से भागने लगा था। और इस तरह चिन्मू वहाँ पे उसकी जान बचाते हुए उसे लेकर शिप के दूसरे हिस्से में आ गया था, जहाँ पे वो लड़की चिन्मू को शुक्रिया अदा करते हुए उससे कहती है, तुमने मेरी जान बचाकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया, पर अभी मेरे पास तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। मैं दोबारा कभी तुमसे मिलके अच्छी तरह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूंगी। और ये कहकर वो लड़की वहाँ पे अपने लोगों को आदेश देते हुए कहती है, फायर फिनिश कैनन का इस्तेमाल करो। जिसके बाद वो सोल्जर्स वहाँ पे फायर फिनिश कैनन का इस्तेमाल करते हुए उन पपेट्स के ऊपर हमला करने लगे थे। हालांकि इस खतरनाक अटैक के चलते काफी सारे डेड पपेट्स वहाँ पे मारे जाते हैं, लेकिन उनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि वो फायर कैनन्स भी उनके लिए कम पड़ रहे थे। इस बीच चिन्मू वहाँ पे मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा था, लेकिन शीशियान सेट का एक मास्टर उसे वहाँ पे देख लेता है, जो कि वहाँ पे एक बार फिर से अपने कुछ तलिस्मैन्स का इस्तेमाल करते हुए चिन्मू के पीछे अपनी डेड पपेट्स को लगा चुका था। और चिन्मू वहाँ पे कुछ समय पाता उससे पहले वो डेड पपेट्स मिलकर वहाँ पे पीछे से चिन्मू के ऊपर हमले करने लगे थे, जिसके चलते मजबूरन चिन्मू भी वहाँ पे नीचे चला गया था, जहाँ पे वो अपने बुचर नाइफ्स को बाहर निकालते हुए उन डेड पपेट्स का मुकाबला करने के लिए भी रेडी हो चुका था। और साथ ही साथ चिन्मू अपने बुचर्स के साथ अपने फायर एलिमेंट की पावर को ऐड करते हुए उन सभी डेड पपेट्स को वहाँ पे काटे जा रहा था, जिसके बारे में जब शीशियान क्लैन के उस मास्टर को पता चलता है तो वो भी चिन्मू के इस कारनामे से काफी ज्यादा हैरान हो चुका था, क्योंकि चिन्मू ने जब वहाँ पे उन डेड पपेट्स को मारने का रास्ता जो ढूंढ निकाला था, इवन शीशियान क्लैन का वो मास्टर अब खुद वहाँ पे चिन्मू के पीछे निकल गया था, क्योंकि उसे वहाँ पे एहसास हो चुका था कि उसके डेड पपेट से कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन जब वो मास्टर चिन्मू को पीछे करते हुए वहाँ पे पहुंचता है तो उसे बस वहाँ पे अपने डेड पपेट से कटे हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि चिन्मू वहाँ पे उसके आने से पहले ही जाकर एक पेड़ के पीछे छुप गया था। लेकिन शीशियान क्लैन के उस मास्टर को वहाँ पे चिन्मू को ढूंढने के लिए ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, और वो अचानक से अपने तलिस्मैन पेपर्स का इस्तेमाल करते हुए चिन्मू के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक चल चुका था। पर चिन्मू के फ्लेक्सेस भी काफी ज्यादा कमाल के थे, इसलिए वो वहाँ पे किसी तरह से शीशियान क्लैन के उस मास्टर के अटैक को डॉज कर लेता है और साथ ही साथ वहाँ पे अपने बुचर नाइफ्स को बाहर निकालते हुए उसके साथ भी मुकाबला करने के लिए रेडी हो चुका था। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि वो मास्टर तो दोबारा से वहाँ पे अपने डेड पपेट वाली आर्मी को जिंदा कर चुका था, जिसके बाद हमें वहाँ पे उन दोनों के दरमियान एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल की फाइट देखने को मिलती है, जहाँ पे चिन्मू को अपने साथ साथ व्हाइट फॉक्स की भी हिफाजत करनी पड़ रही थी, जिसके चलते शीशियान क्लैन का वो मास्टर काफी हद तक वहाँ पे चिन्मू के ऊपर भारी पड़ रहा था। इवन अब शीशियान क्लैन का वो मास्टर वहाँ पे चिन्मू का मुकाबला करने के लिए कुछ रेड तलिस्मैन्स का इस्तेमाल कर रहा था, जो कि चिन्मू के पास जाते ही एक्सप्लोड हुए जा रहे थे, जो देखकर चिन्मू वहाँ पे अपनी जान बचाते हुए व्हाइट फॉक्स को लेकर काफी तेजी के साथ भागने लगा था। पर वो तलिस्मैन मास्टर था कि वहाँ पे रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो अपने पेपर तलिस्मैन्स को वहाँ पे चिन्मू के ऊपर बारिश की तरह बरसाया जा रहा था, लेकिन चिन्मू की कमाल की स्पीड की वजह से उसका कोई भी अटैक अभी तक वहाँ पे चिन्मू को हिट नहीं कर पाया था। इसलिए वो वहाँ पे चिन्मू की स्पीड को कम करने के लिए एक ग्रीन पेपर तलिस्मैन का इस्तेमाल करता है, जो कि चिन्मू के पास जाते ही उसे वहाँ पे एक ही जगह पे फ्रीज कर चुका था। और इस मौके का फायदा उठाकर डेड आर्मी चारों तरफ से वहाँ पे आगे बढ़ते हुए चिन्मू को अपने अंदर फंसा लेती है। और इस मौके का फायदा उठाकर वो तलिस्मैन मास्टर वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ अपने डेड पपेट्स को वहाँ पे सेल्फ एक्सप्लोड कर चुका था, जिसके चलते वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था, जो देखकर शीशियान क्लैन का वो मास्टर वहाँ पे केवल स्माइल करने लगा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद वो वहाँ पे चिन्मू को जान से मार चुका है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे उस तलिस्मैन मास्टर को अपनी तरफ एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल सोड आते हुए दिखाई देती है, जिसे वो अपने पेपर तलिस्मैन्स का इस्तेमाल करते हुए रोकने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करता है, लेकिन चिन्मू की सोड उसकी शील्ड को काटते हुए जाकर उसके फेस के ऊपर एक बहुत बड़ा कट दे देती है, जो देखकर वो मास्टर जब वहाँ पे हैरान होते हुए चिन्मू को देखता है तो उससे वहाँ पे पूरे 440 वोट का झटका लगता है, क्योंकि चिन्मू उसकी आंखों के सामने बिल्कुल सही सलामत खड़ा था। और ये सब हो पाया था उस कमाल के सूट की वजह से,